Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about energy. In the last video lecture we discussed about work. Work and energy, they are interrelated with each other. हम कह सकते हैं कि जिस बॉडी में एनर्जी होगी वही वर्क कर सकता है। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे, इर्द गिर्द देखोगे, अपनी बॉडी में देखोगे, जब आप में एनर्जी होगी तभी आप वर्क कर सकते हो। जब आप कुछ खाते हो इसके बाद आप कोई काम कर सकते हो। आप चलते हो इसके लिए एनर्जी चाहिए। आप कोई फिज़िकल काम करते हो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। या आप अगर आप पढ़ते भी हो, रीडिंग करते हो, इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसी तरह और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ चल रही हैं, these vehicles are moving, they require energy. Aeroplanes are flying, they require energy. इसी तरह एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप देखोगे हमारी घरों को रोशन करती है, या डिफरेंट अप्लायंसेस, गैजेट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं या बल्ब जो होते हैं, दैट वर्क इज ऑन एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं ऑलमोस्ट सब में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एनर्जी क्या हो रही है, ये एनर्जी क्या होती है? आपने लोअर क्लास में ये पढ़ा ही होगा, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में कैपेसिटी होती है कि वो कोई काम करे, हम बोलते हैं उसको एनर्जी होती है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही लिखा है कि an object having a capability to do work, an object having a capability to do work is said to possess energy. वो जो भी ऑब्जेक्ट जिसकी कैपेबिलिटी होगी, जिसकी कैपेसिटी होगी, जिसकी एबिलिटी होगी कि वो कोई काम करे, हम बोलेंगे कि उसको एनर्जी है। अगर इसमें एनर्जी नहीं होगी तो वो काम नहीं कर सकता है। अब जो ऑब्जेक्ट काम करता है, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, वो एनर्जी लूज करता है, दैट लूज एनर्जी। एंड द ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है, दैट गेन्स एनर्जी है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट दैट पॉजेस एनर्जी, अब ये ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं? ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये काम कैसे करते हैं? हाउ डज एन ऑब्जेक्ट पॉजेसेस एनर्जी परफॉर्म्स वर्क? जो ऑब्जेक्ट है दैट पॉजेस एनर्जी, दैट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए, एक ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी होगी वो एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स अप्लाई करता है। जब ये फोर्स जिसे अप्लाई दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, उससे क्या होते हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द फॉर्मर ऑब्जेक्ट टू द लेटर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है। उससे क्या होता है? जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, उससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है, क्योंकि इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, वो मूव करेगा जब भी इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने एनर्जी ट्रांसफ़र की। जब वो मूव करेगा दैट मीन्स कि उसने कोई वर्क की। कल हमने देखा था कि जो वर्क है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो जाएगा और वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपने ऑब्जेक्ट से, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने काम किया। ठीक है, वर्क की। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। जो ही वो एनर्जी रिसीव करेगा तो हम बोलेंगे कि कुछ वर्क हुआ है, यहाँ पे कुछ वर्क हुआ। दस जो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी थी टू डू वर्क, क्योंकि उसमें एनर्जी थी, तो यही हम बोलते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। जो भी ऑब्जेक्ट है जिसमें एनर्जी होती है वो काम कर सकता है, दैट कैन डू वर्क। तो इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। अब हम यूनिट्स ऑफ एनर्जी देखेंगे। यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है, सिंस आपने देखा यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है जिसमें एनर्जी होती है, तो वो क्या काम करता है? उसकी कैपेसिटी है टू डू द वर्क। जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगी उसी की कैपेसिटी है टू डू वर्क। तो एनर्जी एंड वर्क दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसीलिए जो एनर्जी है उसका भी यूनिट सेम है एज दैट ऑफ वर्क। वर्क में आपने कल देखा उसका यूनिट था जूल, तो इसी तरह एनर्जी का भी यूनिट है जूल। ठीक है,
क्योंकि जो एनर्जी है दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको हम मेजर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। तो जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है उसी की कैपेसिटी होती है टू डू द वर्क, तो इसका जो उनके जो यूनिट्स होंगे दैट विल बी द सेम। अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। 1 जूल एनर्जी कितनी होती है, वो बराबर होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट 1 जूल ऑफ वर्क करेगा, हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में 1 जूल ऑफ एनर्जी है। एक ऑब्जेक्ट में 1 जूल ऑफ एनर्जी होती है कब, जब वो 1 जूल ऑफ वर्क करेगा। अगर हम बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी लेंगे दैट इज़ 1 किलो जूल, वो 1000 जूल्स के बराबर होता है, या 1 मेगा जूल वो 10⁻⁶ जूल्स के बराबर होता है। अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो बराबर होते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, दिस न्यूक्लियर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है। तो यहाँ पे हमें कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को डिस्कस करना है। फर्स्ट वी विल सी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखिए, एनर्जी हमने देखा कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, दैट्स नोन एज काइनेटिक, दैट्स नोन एज इट्स एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, उस वक्त जो इसकी एनर्जी होगी इसको हम एक स्पेशल नाम बोलते हैं, दैट्स नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसको जो एनर्जी उस वक्त होगी दैट इज नोन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट को होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन दैट्स नोन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। सिंस मोशन में जब ऑब्जेक्ट होगा इसकी स्पीड होगी, है ना, उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, तो इसीलिए अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ना वो भी इंक्रीज होती है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ इट्स स्पीड और वेलोसिटी। अब किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है, उसकी वेलोसिटी भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी जो है मूविंग विथ ए सर्टेन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को एक और तरीके से डिफाइन करेंगे, सिंस काइनेटिक एनर्जी किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किसी जो बॉडी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी जब वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करे दैट्स इक्वल टू द वर्क डन, उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क किया गया ताकि वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो एक्वायर करे, वो गेन, वो वेलोसिटी करे। एक ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम बोलते हैं कि हमने कितना वर्क इस पे किया ऑब्जेक्ट पे ताकि वो वेलोसिटी गेन करे है। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट ऑन द ऑब्जेक्ट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क किया गया ताकि वो वेलोसिटी एक्वायर करे जिसके साथ वो मूव कर रहा है, दैट्स आल्सो नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे, मूविंग ब्लेड जो होती है, बुलेट गूल पकान आसान है जो मूविंग होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ब्लोइंग विंड, विंड जो होती है, फास्ट एयर, मूविंग एयर है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेटिंग व्हील, व्हील जो होता है रोटेट कर रहा है ऐसा पकन है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। स्पीडिंग स्टोन, स्टोन से पकन विद सर्टेन स्पीड, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। मूविंग कार, फ्लोइंग वाटर, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो होता है, रनिंग मैन, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। Now we will see the expression for kinetic energy. मैथमेटिकली हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, इसकी एक्सप्रेशन क्या है, तो हम यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। We will start. Consider an object of mass m. हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास m है और वो मूविंग करता है विद इनिशियल वेलोसिटी u। उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, फर्स्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्ट इसकी वेलोसिटी वो u है, और वो मूव कर रहा है परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम एक कंसिडर करें। अब इस पे एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा ऑन द ऑब्जेक्ट, लेट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ये डिस्प्लेस हो रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ s।
जब इस पे फोर्स F अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे तो वो डिस्प्लेस होता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ ऐसे पकन थोड़ा ब्रोह को ना जिसने आपने कल देखा था, इस पे फोर्स अप्लाई हुआ तो वो डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, डेट इज S। अब जब इस पे फोर्स अप्लाई हुआ तो इस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी किसमें, ऑब्जेक्ट में, लेट ए बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसड। जब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी तो इसमें वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और हम मानेंगे लेट वी बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ही हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया वो डिस्प्लेस हुआ और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई। इनिशियल वेलोसिटी हमने u रखी थी, अब फाइनल वेलोसिटी हमने इसमें v रखी है, अब हमने मोशन में ऑलरेडी पढ़ा है जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वाइस ए एस। तो एस अगर हमें यहाँ पे निकालना होगा एस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ ये रहेगा जो 2a इसको डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, जो ही इक्वेशन के इस साइड चले जाएगा तो इसको डिवाइड हो जाएगा। तो हमें डिस्टेंस यहाँ पे निकली, डिस्टेंस रहा इसी बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s ए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दोनों का स्क्वायर है डिवाइड बाई 2s ए इज द एक्सेलरेशन। अब वर्क कितनी यहाँ पे हुई क्योंकि हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्प्लेस हुआ, बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो वर्क जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस F इनटू S या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता है हमने कल देखा। ऑल्सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है जो फोर्स होता है ना दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यू नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा F इज इक्वल टू ma। अब वर्क हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो इसमें हमने जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों की इक्वेशंस हमने निकाली। फोर्स जो डेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस डेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s ए। अब ये दोनों हम इक्वेशन सेकंड में क्या काम करेंगे, यूज़ करेंगे इनके वैल्यू यूजिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन इक्वेशन सेकंड। तो जो W है फोर्स की जगह हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट है S डेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s ए। अब a नीचे भी है ऊपर भी ये कैंसिल हो जाएगा, दिस a एंड दिस a विल गो, दे विल गो। अब यहाँ पे हमें नीचे क्या बचा 2, ये सबको डिवाइड है तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 हाफ ऑफ m और अंदर बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ना, हाफ ऑफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू हाफ ऑफ m, ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसलिए मैं इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा वी स्क्वायर के साथ भी यू स्क्वायर के साथ, मुझे मिलेगा यहाँ पे W इज इक्वल टू हाफ ऑफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m यू स्क्वायर, वायर m is the mass of the object, v is its final velocity, u is the initial velocity। अगर हम मानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट था ये पहले रेस्ट पे था, ये उसको ना रेस्ट पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू 0। जब हम 0 यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो सारी टर्म है ना इट विल बिकम 0, ये 0 बनेगी। तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा, w इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर, क्योंकि u 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी कि वो 0 थी ऑब्जेक्ट की, तो जो w है डेट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। w क्या है, वर्क डन। कब ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है, जब इसमें एनर्जी होगी, है ना, जो हमने डेफिनेशन ऑफ एनर्जी देखी, एक ऑब्जेक्ट तब ही वर्क कर सकता है जब इसमें एनर्जी होगी। सिंस यहाँ पे जो वर्क है इट्स बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ना, वी कैन स्पीक। तो ये जो वर्क है ये ऑब्जेक्ट ने की, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किस में था, ये मोशन में था, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा वर्क स्टोर्ड अप इन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वर्क स्टोर्ड अप होती है एक ऑब्जेक्ट करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को ई के से रिप्रेजेंट करेंगे, डेट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन याद रखी, डेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। कहीं कुछ बुक्स पे काइनेटिक एनर्जी को टी से भी डिनोट किया होगा, टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, लेकिन आप हमेशा के लिए याद रखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, where m जो है that is equal to mass of the object, v is equal to the velocity of the object। काइनेटिक एनर्जी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करोगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना डेट विल इंक्रीज है। नाउ अब आपने याद रखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और ये भी याद रखा अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम इसका मास इंक्रीज करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।